Hello students, how are you? Welcome to SVGMS Science classes. Today we are going to start our new chapter number 3, Fiber to Fabric of class 6. आज हम आपके क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक शुरू करने वाले हैं। फाइबर का अर्थ होता है रेशा और फैब्रिक का अर्थ होता है वस्त्र। तो फाइबर से किस तरह से वस्त्र बनाए जाते हैं या आप जो वस्त्र देखते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वे किन से बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। तो फाइबर से फैब्रिक बनाने की जो पूरी कहानी है वह हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहली एंड बुजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। तो पहली और बुजो ने क्या किया, उनके स्कूल में कोई साइंस क्विज कंपटीशन हुआ होगा, तो उसमें उन्होंने क्या किया, फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया। दोनों बहुत समझदार बच्चे हैं, तो दोनों को क्या मिला है, फर्स्ट प्राइज़ मिला है। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज़ द प्राइज मनी टू बाई क्लॉथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो दोनों बहुत उत्साहित थे, एक्साइटेड थे, बहुत उत्सुक थे और उन्होंने निश्चित किया, डिसाइडेड का अर्थ होता है निश्चित करना। तो उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि उन्होंने जो प्राइज़ मनी यहाँ पर जीती है उससे वे अपने पेरेंट्स के लिए क्या खरीदेंगे, क्लॉथ्स, कपड़े खरीदेंगे। उस प्राइज़ मनी से अपने पेरेंट्स के लिए वे यहाँ पर कपड़े खरीदेंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। When they saw a large variety of cloth material, they got confused। और जब वे दुकान पे गए, यहाँ पर फिगर 3.3 में दिखाया गया है, यहाँ पर एक शॉप दिखाई गई है, क्लॉथ शॉप। तो वे जब इस क्लॉथ शॉप के अंदर जाते हैं तो वे यहाँ पर बहुत सारी लार्ज वैरायटी के क्लॉथ्स यहाँ पर देखते हैं। तो उनका जो दिमाग है वह कंफ्यूज हो जाता है कि वह किस तरह के कपड़े अपने पेरेंट्स के लिए खरीदें। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic। शॉपकीपर ने उनको बताया कि कुछ कपड़े जो हैं यहाँ पर वह कॉटन के बने हुए हैं, वे सूती हैं, और कुछ कपड़े सिंथेटिक है। सिंथेटिक का अर्थ होता है संश्लेषित। ओके, तो आप यहाँ पर जरूर नोट करें वर्ड मीनिंग्स को। सिंथेटिक का अर्थ होता है संश्लेषित। He also had woolen muffler and shawl। इसके अलावा वहाँ पर कुछ ऊनी, वुलन का मतलब होता है ऊनी, जो ऊन से बने होते हैं, ऊनी मफलर भी थे और कुछ शॉल भी वहाँ पर थी। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी रेशम की साड़ियाँ भी थी। पहली एंड बुजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। तो इस तरह से पहली और बुजो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने उन फैब्रिक्स को टच किया और महसूस करने की कोशिश की कि ये जो इनके अलग अलग नाम होते हैं फैब्रिक्स के, कि उनमें क्या अंतर होता है। तो उन्होंने उसको टच करके, फील करके उनको देखा। फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। फाइनली उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी के लिए, अपने फादर के लिए उन्होंने एक वुलन मफलर खरीदा, ऊनी मफलर खरीदा, और अपनी मदर के लिए कॉटन की साड़ी उन्होंने वहाँ पर खरीदी। After their visit to the cloth shop, पहली एंड बुजो begin to notice various fabrics in their surrounding। तो जब वे दुकान से लौटकर घर आए, पहली और बुजो, तो उनके आसपास जितने भी क्लॉथ्स थे, जितने भी फैब्रिक्स थे, उन्होंने उनको नोट करना शुरू किया, उनको नोटिस करना शुरू किया कि ये जो कपड़ा है ये कौन सा है। जैसे उन्होंने वहाँ पर देखा था कोई सिल्क है, कोई कॉटन है, कोई सिंथेटिक है, कोई नेचुरल फाइबर से बना हुआ है। इस तरह से उन्होंने वहाँ पर जो फैब्रिक्स देखे थे उसी हिसाब से अपने आसपास भी क्लॉथ्स को आइडेंटिफाई करना शुरू किया। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवेल्स एंड डस्टर वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में जो बेड शीट थी, जिसको बेड के ऊपर हम बिछाते हैं, चादर वगैरह, ब्लैंकेट होता है, ब्लैंकेट का होता है कंबल। इसके अलावा जो कर्टेन थे, कर्टेन मतलब पर्दे, और टेबल क्लॉथ से टेबल पर बिछाने वाले कपड़े, टॉवल थे, ये डस्टर थे, ये सब क्या थे, अलग अलग प्रकार के कपड़ों से, फैब्रिक से मिलकर बने थे। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड द गनी बैग्स वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक। इसके अलावा
उनके जो स्कूल के बैग थे और गनी बैग होते हैं जिनके अंदर हम अनाज रखते हैं, खेतों में अनाज काट कर हम जिन बोरियों में भरते हैं उन्हें क्या कहते हैं, गनी बैग्स। तो ये सब क्या है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से बने हुए थे, या ये सभी किसी न किसी प्रकार के फैब्रिक से बने हुए थे, ऐसा उन्होंने पाया। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने ये जो फैब्रिक उन्हें दिखे थे अपने घर में आसपास, उनको उन्होंने कॉटन के फैब्रिक, वूल में, सिल्क में और सिंथेटिक फैब्रिक में डिवाइड करना प्रारंभ किया। उन्होंने उनको पहचानना शुरू किया कि कौन कॉटन है, कौन ऊनी फैब्रिक है, कौन सिल्क है और कौन सिंथेटिक फैब्रिक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप भी इस तरह से फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपके आसपास पाए जाते हैं। वैरायटी इन फैब्रिक्स, वैरायटी इन फैब्रिक्स का मतलब होता है आपके जो कपड़े होते हैं उनमें कितने उनके प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के फैब्रिक्स आपके आसपास पाए जाते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप। आपको अपने आसपास के टेलरिंग शॉप पर जाना है। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। तो आपको क्या करना है, वहाँ टेलर की शॉप पर जाने के बाद वहाँ पर जो कटिंग्स है फैब्रिक्स की, छोटे छोटे कतरन वहाँ पर पड़ी होती हैं कपड़ों की, जो कि कपड़ों को सिलने के बाद बच जाते हैं। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। आपको क्या करना है, हर कपड़े को या हर कतरन को वहाँ पर जो टुकड़ा पड़ा होगा टेलर की दुकान पर, उसको टच करना है और फील करके देखना है। नाउ ट्राई टू लेवल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वुल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर। अब क्या करना है, आपको उन फैब्रिक्स को लेबलिंग करनी है, उनके ऊपर नाम लिखना है। जैसे कोई कॉटन है तो उसके ऊपर कॉटन लिखना है, सिल्क है तो उसके ऊपर सिल्क लिखना है, वूल है तो वूल लिखना है, और यदि वह सिंथेटिक है, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम रेशा या संश्लेषित रेशा। तो यदि कोई सिंथेटिक है, जैसे आपके पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है, एक्रेलिक होता है, ये सब आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप टेलर से पूछ के भी उनके नाम इस तरह से लिख सकते हैं। वे ज़रूर आपको बताएंगे कि कौन सा कपड़ा किस प्रकार का है। डू यू वंडर वाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप यहाँ पर आश्चर्य करेंगे कि जो फैब्रिक होते हैं ये किसके बने होते हैं, वास्तव में फैब्रिक या धागे कैसे बनाए जाते हैं। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। जब भी आप किसी कपड़े की तरफ, वस्त्र की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर आपको दिखाई देता है कि वो एक कंटिन्यूअस पीस है, एक टुकड़ा है, लगातार बना हुआ एक कपड़ा है। नाउ लुक एट इट क्लोजली। अब आप उसको बहुत निकट से, बहुत पास से उसको देखेंगे। व्हाट डू यू नोटिस। तो अब आप यहाँ पर क्या नोटिस कर पाते हो, अब आप यहाँ पर क्या नोटिस कर पाएंगे कि आपको जो है पीस किस तरह के दिखाई देते हैं। देन एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेवल्ड इन एक्टिविटी 1। अब आपको क्या करना है, एक कॉटन का कपड़ा आपको सेलेक्ट करना है जो कि एक्टिविटी 1 में आपने बहुत सारे पीसेज इकट्ठे किए थे, उनमें से एक पीस को आपको यहाँ पर कलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस एंड पुल इट आउट। अब आपको क्या करना है कि जो कपड़ा होता है उसमें किनार पर, उसके एक किनारे पर आपको एक हल्का लूज धागा दिखाई देगा, लूज थ्रेड दिखाई देगा, उसको हम यार्न भी कहते हैं। यार्न मतलब होता है धागा। उस धागे को आप क्या करेंगे, उसको पुल आउट करेंगे, उसको अपनी ओर खींच लेंगे। इफ नो लूज yarns are visible you can gently pull one out with a pin or a needle। तो यदि आपको यहाँ पर कोई लूज धागा नहीं दिखाई देता है तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से एक धागे को पिन या निडल की सहायता से, सुई या पिन की सहायता से क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकाल सकते हैं। पुल मतलब होता है खींचना। तो आप एक नीडल का अर्थ होता है सुई, और पिन आप समझते ही हैं, जो पिन होता है साड़ी वगैरह में लगाने का, उससे आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर
डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको कि ये धागे में से बच्चा क्या कर रहा है, धागे को कपड़े में से बच्चा धागे को निकाल रहा है। इसी तरह से आपको भी एक धागे को पुल करना है। We find that a fabric is made up of yarns arranged together। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो फैब्रिक होता है, वस्त्र होता है या कपड़ा होता है, यह बहुत सारे yarns जो आपस में मिले होते हैं, अरेंज्ड होते हैं, उनसे मिलकर बना होता है। What are these yarns made up of? ये सभी yarn जो होते हैं, धागे होते हैं, ये किसके बने होते हैं। Then we come to our next point and that is fiber। अब हम फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ yarn फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आपको क्या करना है, एक जो पीस होता है कॉटन का कपड़ा होता है, उससे आपको एक धागा बाहर निकालना है। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। अब आपको क्या करना है, उसको टेबल पर रख देना है। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द yarn विद योर थंब। अब क्या करेंगे आप कि वो जो yarn है उसके एक सिरे को अपने थंब से, थंब मतलब आपका जो अंगूठा होता है, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, थंब से उसको क्या करना है, प्रेस करना है। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। तो अब ये जो एक सिरा है उसको तो आपने अपने उंगलियों से पकड़ लिया, और जो दूसरा सिरा है उसको उस धागे से, आपके जो अंगूठा है उसके नेल से उसको स्क्रैच करना है। ठीक है, उसको स्प्लेस करेंगे हम यहाँ पर, तो क्या पाएंगे, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि जब आप इसको स्क्रैच करते हो तो आपको यहाँ पर बहुत छोटे छोटे और भी कई तरह के धागे यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये हमने पहले भी देखा था, या आप इसको नोट आउट कर सकते हैं जब आप सुई में धागा पिरोते हैं। तो आप देखेंगे कि जो एक वो बहुत बारीक धागा होता है वह बहुत छोटे छोटे तंतुओं से या रेशों से मिलकर बना होता है। स्ट्रैंड का मतलब क्या होता है, तंतु या रेशे। तो ये जो फाइबर होता है यानी यार्न होता है, फाइबर को हम यार्न भी कहते हैं। ठीक है, फाइबर का मतलब होता है रेशा और यार्न मतलब होता है धागा, लेकिन धागे के अंदर बहुत सारे बारीक बारीक स्ट्रैंड भी होते हैं। ओके then you might have observed something similar when you try to thread a needle। इसी तरह का अनुभव आप कर सकते हैं जब आप किसी नीडल के अंदर थ्रेड चलाते हैं, यानी कि सुई के अंदर जब आप धागा पिरोते हैं तब भी आपको इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वह जो आपके धागा होता है वह छोटे छोटे तंतुओं में विभाजित हो जाता है, तो आप सुई के अंदर धागा पिरो नहीं पाते हैं। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands। कई बार ये आपका जो धागे का अंतिम सुरा होता है, एंड होता है, यह कई छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में विभाजित हो जाता है। This makes it difficult to pass the thread through the आई ऑफ द नीडल। तो इस वजह से जो धागा होता है वह नीडल की आई में, उसमें जो छिद्र होता है छोटा सा, उसमें पास नहीं हो पाता है। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो ये जो बहुत छोटे छोटे तंतु होते हैं धागे के जो कि हमें दिखाई देते हैं, ये बहुत और भी बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं जिन्हें फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो जो धागा आप इस तरह से यहाँ पर एक्टिविटी में देख पा रहे हैं, आप नेल से रगड़ने के बाद यहाँ पर छोटे छोटे जो धागे आपको दिखाई देंगे, बहुत बारीक स्ट्रैंड्स यानी तंतु दिखाई देंगे, उनको हम क्या कहते हैं, फाइबर्स यानी कि रेशे कहते हैं। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। हमारे जो फैब्रिक्स होते हैं, कपड़े होते हैं, ये किसके बने होते हैं, yarns के, यानी धागों से बनते हैं। और जो धागे होते हैं yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स, और धागे फाइबर से यानी कि रेशे से बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। और आपके ये जो फाइबर्स होते हैं ये आते कहाँ से है। द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals। कुछ जो फाइबर्स होते हैं और रेशे होते हैं जैसे कि कॉटन, जूट, सिल्क, वूल, ये आपको प्लांट और एनिमल से प्राप्त होते हैं।
दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, और इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स, प्राकृतिक रेशे कहते हैं। प्राकृतिक रेशे क्यों कहा, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और प्लांट और एनिमल क्या है, आपके प्राकृतिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें हैं। ये जीव जगत में जो हमारे जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं जो प्रकृति ने बनाई है, ईश्वर ने बनाई है, उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल थिंग्स कहते हैं। उन नेचुरल थिंग्स से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वह सभी नेचुरल होती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स भी नेचुरल हैं, और उनसे मिलने वाले फाइबर भी क्या है, नेचुरल है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। इसी तरह से आपके जो कॉटन और जूट होते हैं ये ऐसे फाइबर्स हैं या ऐसे रेशे हैं जो कि हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। कॉटन का आपने देखा होगा, कपास जिसे हम कहते हैं, कॉटन कपास का एक पौधा होता है। इसी तरह से जूट के भी पौधे होते हैं जिनसे हमें ये रेशे प्राप्त होते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। इसी तरह से जो वूल है, वूल का मतलब ऊन, वह भी आपको जानवरों से मिलती है, और जो सिल्क होती है, रेशम, ये भी रेशम के कीटों से प्राप्त होती है। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शीप और गोट। ऊन हम आपकी जो शीप या गोट होती है, भेड़ या बकरी होती है, और दूसरे जानवर होते हैं, कैमल वगैरह, उनकी फ्लीस से प्राप्त होती है। फ्लीस का मतलब होता है इनकी जो शरीर होता है, इनके ऊपर बहुत सारे बाल होते हैं, छोटे छोटे नरम मुलायम बाल होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लीस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रेबिट्स। इसके अलावा ये आपके रेबिट जो होते हैं उनके हेयर से भी प्राप्त होती है वूल। याक होता है जो कि आपके बर्फीले ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, एंड कैमल्स। इनके अलावा कैमल से भी आपके ऊन प्राप्त होती है। इसके अलावा दूसरा जो नेचुरल फाइबर है, एनिमल फाइबर, वह है सिल्क फाइबर। यह कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फाइबर आपके सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम का जो कीट होता है उसके कोकून से प्राप्त होता है। कोकून का मतलब होता है जब ये अंडा देता है, सिल्क का कीट जब अंडा देता है तो उसके अंदर एक बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है, उसके आसपास एक खोल बन जाता है। उसको हम गर्म पानी में उबालते हैं तो उसको सिल्क प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये जो सिल्क वॉर्म है इससे हमें क्या मिलती है? सिल्क मिलती है। For thousands of years, natural fibers were the only one available for making fabrics. तो हजारों सालों से, जब से हमारी सभ्यता का प्रारंभ हुआ है, मनुष्य जब से सभ्यता के रूप में रहने लगा है या कॉलोनीज के रूप में रहने लगा है, वह जो विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं इनको करना सीखा है, तब से वह क्या कर रहा है, जो फाइबर्स होते हैं वह नेचुरल फाइबर्स का यूज कर रहा है। जितने भी कपड़े या जितने भी प्रकार की चीज़ें में बनाता है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, कपड़ों के रूप में, उनमें नेचुरल फाइबर्स का ही वह यूज करता है। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सबस्टेंसेज। लेकिन पिछले कुछ 100 years यानी कि 100-200 साल पहले से क्या हो रहा है कि जो फाइबर्स हैं यह केमिकल सबस्टेंसेज से भी बनाए जा रहे हैं, विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज, जो कि आपके प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं प्राप्त होते हैं। केमिकल ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं? सिंथेटिक, संश्लेषित या आर्टिफिशियल या कृत्रिम रेशे उनको हम कहते हैं। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर, और इनको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। आपने सुना होगा कई बार पॉलिस्टर का कपड़ा, नायलॉन का कपड़ा, एक्रिलिक का कपड़ा, तो ये सब क्या होते हैं? आपके सिंथेटिक फाइबर होते हैं, संश्लेषित रेशे जो प्रकृति में, नेचर में नहीं पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक। जो मनुष्य के द्वारा किसी और रासायनिक पदार्थ से बनाया जाता है, केमिकल सबस्टेंस से बनाया जाता है, उसको आप क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसके बाद हम ये जो आपके नेक्स्ट टॉपिक है सम प्लांट फाइबर्स, कॉटन और जूट, इनको हम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। इस तरह से कॉटन जो होती है, कपास के खेत होते हैं, और जूट का प्लांट होता है, इनसे रेशे प्राप्त किए जाते हैं और अलग अलग प्रकार के फैब्रिक बनाए जाते हैं। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।